So we'll start with a very quick recap of what we have seen in the last session. हमने लास्ट लेक्चर में ओहम्स लॉ स्टार्ट किया था। ओहम्स लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है विच टेल्स यू कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा। ऐसा क्यों था? बिकॉज एज यू रिमेम्बर ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में मोबाइल चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल मतलब फ्री, फ्री टू मूव थ्रू आउट द कंडक्टर। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, if we have a conductor, let us say this is that conductor. इस कंडक्टर में you have large number of free electrons, so you have large number of free electrons जो रैंडमली मूव हो रहे थे अब तक। कब तक? जब तक आपने बैटरी नहीं लगाया, बैटरी मतलब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? रैंडमली मूव हो रहे थे हियर एंड देयर। बट जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इफ यू रिमेम्बर, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना मतलब सेल लगाना, मतलब बैटरी लगाना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना इनसाइड द कंडक्टर, ये सब एक ही चीज होता है। तो जब आप एक सेल कनेक्ट करते हो, सेल कनेक्ट करते हो मतलब एक टर्मिनल पॉजिटिव करते हो, दूसरा नेगेटिव करते हो, मतलब एक एंड कंडक्टर का पॉजिटिव कर दिया, एक नेगेटिव कर दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, वेल बाय द वे पहले तो ये समझ लो, सेल कनेक्ट करने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। कहाँ पे? इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के साथ साथ रैंडमली मूव हो ही रहे। तो पहले जब सेल नहीं था तो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग रैंडमली, और जब रैंडम मोशन था तो रैंडम मोशन के केस में, रैंडम मोशन के केस में रिमेंबर, नेट मोशन अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट आएंगे एक गिवन सेक्शन में से उतने के उतने। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन को लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहे हैं उतने के उतने राइट से लेफ्ट क्रॉस करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं किया था उस केस में, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विथ रैंडम मोशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रैंडम मोशन खत्म ही हो गया, रैंडम मोशन है, लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते 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 कहाँ पे आ रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसको कौन सा मोशन बोला था हमने? ड्रिफ्ट मोशन। और ड्रिफ्ट मोशन का स्पीड होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और रैंडम का होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही फास्ट कौन मूव होगा? इलेक्ट्रॉन। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? करंट। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। ये होता है ओहम्स लॉ। तो अगर आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है। इस कांस्टेंट को आप बोलते हो रेजिस्टेंस, राइट? तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस केस। फिर हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन भी किया था, हमने उसका ऐसा यूनिट भी फाइंड किया था, ये है ओहम्स लॉ। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो मतलब एक एक्सिस पे वोल्टेज, दूसरे एक्सिस पे करंट। तो सपोज ये वोल्टेज एक्सिस है, सपोज ये करंट एक्सिस है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। तो व्हाट यू शुड गेट इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि ये v इक्वल टू आई आर, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? y इक्वल टू एम एक्स। वाई एक्सिस पे कौन है? वोल्टेज। एक्स एक्सिस पे कौन है? करंट। तो रजिस्टर मतलब कौन हो गया? स्लो। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो v इक्वल टू आर आई मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? तो आइडियली ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडियल कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल कंडक्टर्स। लेकिन बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ऐसा कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली होता ही है, क्योंकि जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन। ये इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं है अंदर, कौन था? आयोन्स थे।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका आयन के साथ क्या हो रहा है, कोलिजन। और कोलिजन के साथ क्या होता है, हीट जनरेशन। और हीट की वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए था, स्ट्रेट की जगह पे ऐसा मिलता है। इसको हमने बोला था गुड कंडक्टर्स। यहाँ तक क्लियर? तो इतना हमने सो फार कल कवर किया था, द रिलेशनशिप बिटवीन external potential difference applied across the ends of conductor and current through the conductor is known as Ohm's law. It states that external potential difference is directly proportional to current through the conductor provided the physical state of the conductor remains the same. अगर स्टेट चेंज होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो हमने ऑलरेडी देखा। तो दैट वाज द रफ आइडिया, हमने कल ओहम्स लॉ यहाँ तक देखा था। अब हमको अगले स्टेप पे जाना है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। लेकिन एक्चुअली हमको उसमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी आपके टेक्स्ट बुक में टाइटल अलग दिया है, उसमें डिराइव कुछ और किया है, तो यू शुड रिमेंबर नेक्स्ट टॉपिक गिवन टू यू इज फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। लेकिन हमको फाइंड करना है रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन। तो आई विल स्लो डाउन लिटिल बिट, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड कम कर लेंगे और जितना जरूरी है उतना पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे नोट भी करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, इन एब्सेंस ऑफ सेल, इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन। So we will start from here. We know that any conductor has large number of mobile charges. मैंने बताया था कि मोबाइल क्यों बोलते हो, free because they can move anywhere. So you should start from here. We know that any conductor has large number of mobile charges, मतलब electrons। तो मैं वो mobile charges नहीं लिखूंगा, I'll write down electron। In absence of external potential difference, मतलब in absence of electric field, these electrons move randomly। So these electrons move randomly in absence of electric field। मतलब जब तक आपने एक्सटर्नल बैटरी नहीं कनेक्ट किया तब तक इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ये रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं तो दे कोलाइड विथ आयन्स। तो ये सारे के सारे हमने क्या दिखा के रखे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं इसी के अंदर थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, बाकी सब आयन्स दिखाऊंगा, क्योंकि अजम्पशन है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं किया है तब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते करते कोलिजन परफॉर्म करते हैं, किसके साथ, आयन्स के साथ। लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि मोशन रैंडम है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड हो सकता था, लेकिन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड होता है, आयन्स के साथ। तो ये सारे अजम्पशंस है, ये आ गए पॉजिटिव आयन्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। एंड देन यू हैव सम इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक सेल मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन दिस इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ आयन्स। इस आयन्स को नाम भी है, कोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोर। तो कहीं पे अगर नोट्स में आपको कहीं पे कोर दिख जाए तो समझ जाना वो पॉजिटिव आयन्स है। तो ड्यूरिंग रैंडम मोशन, बड़बड़ बंद करो, ड्यूरिंग रैंडम मोशन दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये कोलाइड करते हैं। किसके साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड विथ पॉजिटिव आयन्स, बट दे डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन नहीं होता है,
वो मैं मेंशन नहीं करूंगा, वो समझने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए क्योंकि ये रैंडम मोशन है, तो अगर आप कोई भी एक सेक्शन लेते हो तो क्या हो रहा है, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सेक्शन इज जीरो। नेट चार्ज अगर जीरो है तो नेट करंट क्या है, जीरो है। नेट करंट क्या है, जीरो है। तो देयरफॉर नेट करंट इज जीरो। नेट करंट आ गया जीरो। गुड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया, कैसे लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय कनेक्टिंग अ बैटरी। So you apply electric field by connecting a battery here. So now you connect a battery, और इस बैटरी ने इस सब्सटेंस के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर। सो व्हेन अ सेल और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड, क्या सेटअप हो गया अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन अ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय पीडी, is connected, is applied across, कहां कनेक्ट किया आपने इसको, कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट हो गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर। बड़बड़ करना बंद कर दो, लास्ट वार्निंग है, अभी हो रहा है, जो सपड़ा वो मार खाएगा आप। मैं बहुत पहले ही बोल चुका हूँ, जिनको मेरा टीचिंग नहीं पढ़ता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिनको नहीं पढ़ना है वो सीधा क्लास के बाहर जाएगा। हाँ, मुझे बार बार बोलना ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या करें अब? अच्छा लगता है नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो समझ लो। अरे अच्छी चीज को बुरा क्यों कर देते हो? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो बताओ क्या होगा? नहीं, करंट तो होगा। करंट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम, या फिर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना भी लिखोगे, ऐसा लिखोगे तो चलता है। तो विच मीन्स जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ड्रिफ्ट मोशन आ गया। ड्रिफ्ट मोशन मतलब नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो रैंडम मोशन खत्म हो गया क्या? नहीं, रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन की वजह से क्या है, रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन है। ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ कोलाइड हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर ड्रिफ्ट हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर ड्रिफ्ट हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर ड्रिफ्ट हुआ। सॉरी। तो क्या हो रहा है इसका, कंटिन्यूअसली कोलिजन हो रहा है, और क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो किसी भी दो कोलिजन के बीच में इट विल स्पेंड सम टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज टाइम, टाउ। और एक चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर, जैसे ही आपने यहाँ पे फील्ड जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज, Q into E, बराबर। so therefore a force acts on the electron which is given by, आपको याद है फोर्स क्या है, Q into E। लेकिन फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और Q क्या है, चार्ज है। चार्ज कौन है, E है। किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि मोशन किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन E इंटू कैपिटल E अपॉन M, इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ तक क्लियर? ये आ गया एक्सेलेरेशन का इक्वेशन। तो बेसिक आइडिया सिर्फ इतना है, हमारे पास एक कंडक्टर था जिसमें चार्जेस रैंडमली मूव हो रहे थे विथ वेरी हाई स्पीड ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमने एक बैटरी लगा दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है विच इज Q इंटू ई। तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई, लेकिन Q क्या है? E है। Q क्योंकि चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। फोर्स क्या है? Ma है। तो Ma क्या आ गया? स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो A क्या आ गया? E कैपिटल E अपॉन M, वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड, एंड M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी फ्रॉम देयर। यहाँ पे हो जाओ। तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, आप थोड़ा सा और डिटेल में सोचोगे तो ये ड्रिफ्ट मोशन किसकी वजह से हुआ? बैटरी की वजह से। बैटरी ने क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली ड्रिफ्ट मोशन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। और ड्रिफ्ट के साथ साथ, कोलिजन के साथ साथ इसका स्पीड भी बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट भी किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन भी किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर दो कोलिजन के बीच में टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम, मैंने एवरेज बताया था क्यों? इमेजिन इमेजिन ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ। मान लो दो कोलिजन के बीच में 1 नैनो सेकंड का टाइम है। फिर अगला कोलिजन 3 माइक्रो सेकंड के बाद है। फिर अगला कोलिजन 5 नैनो सेकंड के बाद है। फिर अगला कोलिजन 2 मिली सेकंड के बाद है। क्योंकि हर दो कोलिजन में सेम टाइम नहीं है, तो फिर हम एवरेज टाइम की बात करते हैं। तो एवरेज टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो लेट, अब हमको पता है क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहे हैं, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन कोलाइडिंग। किसके साथ कोलाइड हो रहा है? आयोन्स के साथ। कीप ऑन कोलाइडिंग विथ पॉजिटिव आयोन्स, विथ पॉजिटिव आयोन्स। लेट टाउ, टाउ क्या था? एवरेज टाइम था। लेट टाउ बी द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम between two successive collisions. This is important. Mr. Green, yes. तो मिस्टर ग्रीन मुझे बताओ स्पीड का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड नहीं पता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट स्पीड इज गिवन बाय स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पूरे के पूरे अभी तक जितना भी हमने लिखा है, हमने डिस्टेंस कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इसलिए मैंने पूछा कि बताओ स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से एक्सेलरेशन मिल गया। ये इक्वेशन 1 क्या है? एक्सेलरेशन है। और हमने कहीं तो टाइम भी मेंशन किया है, right? So therefore you should know drift speed is given by acceleration into time, क्योंकि what is acceleration? Speed upon time है। तो what is speed? लेकिन acceleration खुद कौन था? acceleration? E कैपिटल E by M into tau, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड का हमने पहले भी एक इक्वेशन डिराइव किया है, J अपॉन एन ई या तो फिर I अपॉन एन ए ई। तो J अपॉन एन ई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम। मिस्टर येलो, मिस्टर डेडी फेलो, तुमको मैं आई थिंक 100वीं बार 100 टाइम वार्निंग दे रहा हूं। तो तुम तीनों को तो बार बार बोल रहा हूँ कि साथ में मत बैठो।
Am I alien? Do I speak some language of Mars? Martian? मार्स वाले लोग की भाषा, चाइनीज भाषा, चिंग चोंग चुंग चिंग चुंग? नहीं ना। तो तुम तीनों को एक ही बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, साथ में बैठना नहीं, डू नॉट सिट टुगेदर। हाँ, तो साथ में बैठ के गड़बड़ करना नहीं। तुम्हारी गड़बड़ की वजह से मेरी गड़बड़ हो जाती है, इधर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है इक्वेशन 2 और 3 का, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दिस इज E, capital E by M into tau, and this is J upon NE. लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, बाकी सब को राइट हैंड साइड पर भेज दो। उसका सिंपल सा रीजन है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा करंट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन हमने करंट लिखा कि करंट डेंसिटी लिखा है, क्योंकि हमने क्या लिखा है? जे। तो जे क्या है? करंट डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू N, ये E स्क्वायर, ये टाउ इधर आ गया बराबर, ये M वहां गया, और यहाँ पे क्या बच गया? J। गुड। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतना ही करंट डेंसिटी भी ज्यादा। ऐसा क्यों? सिंस M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कांस्टेंट होता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, वो भी कांस्टेंट होता है। मैंने बार बार बताया था कि स्मॉल n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब में कितना चार्ज है? n। कितना नंबर है? n। वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर के लिए फिक्स वैल्यू L, बाकी जो भी होगा, आयन के लिए फिक्स वैल्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। E कौन होता है? वो भी कांस्टेंट है। टाउ एवरेज टाइम है, और एवरेजेस कभी भी कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज एवरेज ऑफ 3 एंड 4? 3.5 क्या है? कांस्टेंट है। व्हाट इज एवरेज ऑफ 3, 4, 5? कांस्टेंट है। तो ये टाउ कौन है? ये एवरेज टाइम है बिटवीन टू कोलिजन्स, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा करंट डेंसिटी मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा करंट होगा बेसिकली। तो ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो दिस कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? कौन सा कांस्टेंट? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये आ गया रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यहां तक क्लियर? तो रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हो रो से, तो रो क्या आ जाएगा? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। फिर आपको कंडक्टिविटी चाहिए, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी, याद रखना, कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है। कितनी हाई होती है? कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁻⁷, और रेजिस्टिविटी कितना होता है? 10⁻⁻⁷। तो जब सब कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻⁷ -8 में, और कंडक्टिविटी मिलेगा आपको 10⁻+7+8 में। तो ये मिल जाएगा आपको कंडक्टिविटी का इक्वेशन। हो गया यहाँ तक? तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में ये जो फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ है, इन सिंपल लैंग्वेज वो बोलना ये चाहते थे कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा, क्योंकि ओहम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I मतलब E प्रोपोर्शनल टू J। हमने प्रूव कर दिया क्या? E प्रोपोर्शनल टू J? यस। तो फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ में एक्चुअली आपने क्या एक्सप्लेन किया? आपने ये एक्सप्लेन किया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट डेंसिटी होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। और करंट डेंसिटी ज्यादा मतलब क्या? करंट ज्यादा है। तो घुमा फिरा के
यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम विदाउट बैटरी, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तब रैंडम मोशन था, जीरो करंट था, फिर आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से ड्रिफ्ट मोशन आया, ड्रिफ्ट मोशन का ड्रिफ्ट स्पीड आया, ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया, फिर ड्रिफ्ट स्पीड का ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव करके रखा था हमने, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम आ गया, वहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया E इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू जे, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इज अ कांस्टेंट, तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, बराबर। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव ओम्स लॉ। तो यहाँ पे ओम्स लॉ प्रूव हो गया, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव ओम्स लॉ। यहाँ तक क्लियर। तो अगर फिजिकल ओरिजिन पे क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको इतना ही वहां पे लिखना है, वेरी शॉर्ट, दिस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ में तो मिल जाएगा आपको, एग्जाम में आने के चांसेस है तो पता होना चाहिए। अब हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ओहमिक, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन ओहमिक। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो अगले टॉपिक का नाम होगा ओहमिक डिवाइसेस, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पे। हाँ, तो लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ, तो लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ में हमको डिस्कस करना है ओहमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। बहुत सिंपल टॉपिक है तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय ओहमिक डिवाइसेस? जो ओहम्स लॉ ओबे करेंगे वो ओहमिक डिवाइस होंगे, जो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होंगे। ओहम्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या था? V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो जब ऐसे मटेरियल जिसका आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हो और अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो कौन सा डिवाइस हो गया? ओहमिक डिवाइस हो गया, बराबर। और स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर, तो वो कौन सा डिवाइस हो गया? लीनियर डिवाइस हो गया। तो इसके आगे हम डिवाइसेस को या मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्यों बोला है? क्योंकि हर एक मटेरियल ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर ओबे करते हैं कि ओम्स लॉ? एग्जैक्टली नहीं करते। इंसुलेटर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। सो देयर आर आल्सो डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। फिर ऐसे भी कोई डिवाइसेस है जो कभी ओम्स लॉ ओबे करते हैं और कभी नहीं भी करते, मतलब उनका ग्राफ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं आता है, पहले थोड़ा कर्व हो जाता है, फिर स्ट्रेट लाइन आता है, फिर वापस से कर्व हो जाता है। तो इसके आगे ये चीज याद रखना, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मतलब हमको समझना क्या है यहाँ पे। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में हमको दो डिवाइसेस का कैटेगरी करना है। कैटेगरी नंबर 1, द डिवाइसेस व्हिच ओबे ओम्स लॉ। Category number 2, the devices which do not obey Ohm's law. So there are some devices for which graph of voltage versus current is a straight line, and such devices are known as ohmic devices. और ohmic devices को हम linear devices भी बोलते हैं। इसको linear devices बोलने का सिर्फ एक ही रीजन है, and that is जब आप वोल्टेज वर्सेस करंट प्लॉट करते हो तो हमको ग्राफ क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर डिवाइसेस। सो द डिवाइसेस फॉर विच, मैं लिख के नहीं दूंगा, ये थ्योरी पार्ट है लेकिन लिखना एकदम सिंपल है। द डिवाइसेस फॉर विच द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट इज अ स्ट्रेट लाइन आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस, since these devices follow Ohm's law and hence the graph is straight line, and hence they are also called as linear devices. Then you have some devices which are called as non-ohmic devices. तो ये जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं, ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं? नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर क्यों होते हैं? हाँ, तो मिस्टर हंसूराम, अभी मैं हंसूंगा। मेरे को बताओ नॉन लीनियर का मतलब क्या? बताओ क्या?
क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, क्यूबिक का मतलब क्या। आई हैव गुड कंट्रोल ऑन माई बिहेवियर। तुमको क्या लगता है वो पहले मैं गुस्सा क्या वैसा ही कर रहा था, वो सब एक एक्ट था, जिसको जिसको मोकला करने का तो कर दिया। अभी आप लोग हो, आई वॉन्ट यू स्टे हियर, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आई सी कि आपको लीनियर का मतलब भी नहीं पता है। तो यू हैव टू थिंक वेरी सीरियसली। आपको लीनियर का मतलब भी नहीं पता है, इट इज नॉट अ थिंग टू लाफ। हाँ तो नॉन लीनियर बताओ फिर। हाँ बताओ नॉन लीनियर मतलब क्या। क्वाड्रेटिक बता दो मेरे को, क्वाड्रेटिक ग्राफ। हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक बताओ कैसे दिखता है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, यू हैव पोटेंशियल जस्ट लाइक। इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो नीचे आता है, पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे तुम्हें पोटेंशियल, तुमको छोड़ दिया तो तुम ऊपर उड़ोगे, उल्टा नहीं होगा। सिर्फ ध्यान होना चाहिए क्लास में। एग्जाम में आ गया तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। छोटे छोटे पॉइंट्स है। लिसन, मैं कभी डिमोटिवेट करता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों का ध्यान नहीं तो फिर मेरे को करना पड़ेगा, एंड आई विल स्टार्ट टारगेटिंग योर बेसिक्स ऑफ साइंस। तो एनीवेज, अब तुम लोग मुझे बताओगे और बता सकते हो ओहम्स। अगर मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट तो स्टार्ट कहां से करेंगे। हम बोलेंगे द डिवाइसेस विच ओबे ओहम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर नोन एज डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस का और एक नाम है नॉन लीनियर डिवाइसेस। तो लीनियर क्यों बोला वो भी बता दो। सिंस द पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ फॉर ओहमिक डिवाइस इज अ स्ट्रेट लाइन, hence these devices are called as linear devices. Since the graph here is not a straight line and hence they are called as, तो इसका ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ऐसा प्लॉट करना बेटर। क्यों ऐसा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइसेस, मोस्ट ऑफ द नॉन ओहमिक डिवाइसेस ग्राफ ऐसा शो करते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में होगी। तो रेजिस्टेंस क्या था, स्लोप, स्लोप था स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ओहमिक डिवाइसेस का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। नो मैटर आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, नो मैटर आप स्लोप कैसे निकालते हो, कोई भी 2 पॉइंट लेते हो तो कोई भी 2 पॉइंट, तो कोई भी 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट ले लो ओरिजिन का, ये एक पॉइंट ले लो, या फिर एक पॉइंट वहां ले लो, एक पॉइंट यहाँ लो, या फिर 2 पॉइंट बीच में ही कहीं ले लो। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमेशा होगा कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा होता है कांस्टेंट। और पोटेंशियल और करंट का स्लोप कौन होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ स्लोप देखो, स्लोप चेंज हो रहा है। तो जहां पे स्लोप चेंज होता है वहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। जहां पे स्लोप चेंज होता है, हमने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स भी देखा था, याद है क्या। तो वहां पे हमने क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए थे। अब यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन से वोल्टेज रेंज के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो ये 0 वोल्ट है और इमेजिन ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे समवेयर इन बिटवीन क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। अगर आपको ऐसा बोला हो कि नॉन ओहमिक डिवाइस के लिए 5 वोल्ट पे रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर लोगे। लेकिन लेकिन रजिस्टर मतलब कौन है, स्लोप है। स्लोप एक पॉइंट से मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो फिर हम एक वोल्टेज जो है 5 वोल्ट के आसपास नियर बाय एक और छोटा वोल्टेज ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 4.9। तो 4.9 और 5 वोल्टेज का डिफरेंस क्या है, 0.1, मतलब स्मॉल है। तुमको याद है मैथ्स या फिजिक्स में स्मॉल वोल्टेज को कैसे लिखते हो, डीवी। आगे वहां पे डीएक्स था, यहाँ पे क्या है, डीवी है। तो टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज को फॉलो करने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दो यहाँ पे। क्यों लिया पहले ये समझ लो। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन था, तुम जहां कहीं पे स्लोप मेजर करोगे सेम मिलेगा। तो यहाँ स्लोप मतलब कौन, रेजिस्टेंस। तो ओहमिक डिवाइसेस का रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है,
तो ये नॉन ओहमिक डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन से वोल्टेज रेंज में तुमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आपको किसी एक वोल्टेज पे बोला है तो उस वोल्टेज के आसपास एक वोल्टेज का रेंज ले लो डीवी, फिर उस पर्टिकुलर वोल्टेज के रेंज के लिए आपको करंट का रेंज मिल जाएगा डी आई। व्हाट इज ओम्स लॉ, वी बाय आई। आर क्या होता है, वी बाय आई। वी इक्वल टू आई आर बोलते हो ना, तो आर क्या होता है, वी बाय आई। तो फिर आर क्या आएगा, डीवी बाय डी आई। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस, वेयर डीवी ये था स्मॉल वोल्टेज और ये था स्मॉल करंट रेंज। तो यहाँ पे dv बाई डी आई इज रेजिस्टेंस, यहाँ पे v बाई आई इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लेके तुम स्लोप निकाल लो चलेगा, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट तुम नहीं ले सकते हो, डिपेंड करेगा आपको कितने वोल्टेज पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। 5 वोल्ट पे बोला है तो 5 वोल्ट के आसपास के दो वैल्यू लेने पड़ेंगे, 4.9 5.1, तो dv इज 0.2। तो 4.9 वोल्ट के लिए कितना करंट है वो देखो, 5.1 के लिए कितना है वो देखो, तो डी आई डीवी 0.2 डी आई कितना है, दोनों को डिवाइड कर दो क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ बोलने का रीजन ये था कि ओहम्स लॉ हर एक मटेरियल पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस टॉपिक का नाम लिमिटेशंस इसके लिए आया, सिंस नॉट ऑल द मटेरियल्स विल फॉलो ओहम्स लॉ। There are materials which follow Ohm's law, they are called as ohmic devices. There are materials which do not follow Ohm's law, they are called as non-ohmic devices. For materials following Ohm's law, graph of V versus I is a straight line and hence they are called as linear devices. For materials which do not follow Ohm's law, the graph of V versus I is not a straight line, hence they are called as non-linear devices. For ohmic devices, resistance is constant given by V by I. For non-ohmic, resistance is not constant, it is dV by di. क्लियर यहाँ तक। अब हम बार बार रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टर। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस कहां से आया पता है आपको, ये रेजिस्टेंस कहां से आया, लुक अच्छे से समझ लो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कहां जा रहे थे, तब ये आयोन्स क्या कर रहे थे, वाइब्रेशन। तब ये वाइब्रेटिंग आयोन्स के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कोलिजन। इसको क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। द अपोजिशन offered by the material to the flow of current is defined as resistance, and the device which can provide resistance is called as resistor. So resistor is a device which is used to provide suitable resistance to the current, उसको क्या बोलते हो, resistor। अब रजिस्टर दो टाइप के होते हैं, पुराने सिलेबस में दोनों टाइप का डिटेल था, आपको अभी डिटेल नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। एक होता है कार्बन रजिस्टर और एक होता है वायर वाउंड। वायर वाउंड में आप वायर को वाउंड करते हो, और कार्बन रेजिस्टेंस कार्बन मटेरियल से बना होता है। जब लार्ज वैल्यूज चाहिए होती है रजिस्टर की, तो हम लोग यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर्स। लार्ज मतलब 500, 600, 800 ओहम, 1000 ओहम, 10,000 ओहम, 15,000 ओहम, तब हम कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं, कार्बन। उसका रीजन है कार्बन रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ये वेरी स्मॉल रजिस्टर होता है वो। अगर आपको देखना है तो घर में पुराना रिमोट कोई भी एसी का, टीवी का पड़ा होगा, खराब होगा, उसको खोल के देख लो। नहीं उसका रिमोट चालू है, वो मैं देने नहीं वाला हूँ खोलने के लिए, हाँ तो उधर देखो ही मत। आई विल फाइंड स्मॉल रजिस्टर एंड आई विल ब्रिंग इट हियर। तो छोटा सा रजिस्टर होता है, लेकिन वैल्यू उसकी हाई होती है, वो बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, वो बहुत लाइट इन वेट होता है, वो 5-10 रुपए का मिलता है, वेरी चीप, एक्सट्रीमली चीप। और वायर वाउंड रजिस्टर ये थोड़े बल्की होते हैं, साइज बड़ा होता है और उसकी वैल्यू भी कम होती है रेजिस्टेंस की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, कार्बन एंड वायर वाउंड। कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। और अब
प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बन रजिस्टर्स है दे आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ ओहम, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब कितनी, फ्यू ओहम से फ्यू थाउजेंड ओहम्स तक है, सम लैक ओहम्स तक भी है। अब दिक्कत क्या आती है, इतना छोटा सा वो रजिस्टर, आपने देखा होगा कहीं वो जतरा में चावल के दाने के ऊपर नाम लिखा होता है, देखा है ना, की चेन के अंदर राइस का एक छोटा सा दाना है, उस पर नाम लिखा के आते हो, उसको पानी के अंदर डालते हैं, फिर आपका नाम दिखता है। नहीं देखा तो डोंट वरी, द आइडिया हियर इज इट इज जस्ट लाइक दैट, कि इतना छोटा सा रजिस्टर है और उस पे हमको वैल्यू लिखनी है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ही लगता है। जहां पे आपको 100 ओम का रजिस्टर यूज करना है वहां पे 100 ओम ही चाहिए, वहां पे आप 10,000 ओम नहीं लगा सकते हो। लगा दिया तो कभी सर्किट काम ही नहीं करेगा, तुमने 10,000 ओम लगा दिया, लगाना था 100, करंट पास ही नहीं हुआ, करंट पास नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो गई, कुछ चला ही नहीं। अब दिक्कत यह है कि ये जो कार्बन रजिस्टर्स है ये 1-2 ओहम से 10,000, 15,000, 1 लाख ओहम तक की रेंज में मिलते हैं। वो छोटे से रजिस्टर पे वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम कलर कोडिंग करते हैं, हम लोग उसके ऊपर कलर स्ट्रिप डाल देते हैं और वहां से आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले प्रॉब्लम समझ लो। अब प्रॉब्लम ये है, पहले प्रॉब्लम समझ लो तो सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। मिस्टर लास्ट बटवन, हाँ तुम्ही, ग्रीन एंड ब्लैक, मिस्टर ब्लैक एंड ग्रीन, वन विथ मास्क वन विदाउट मास्क। तो ध्यान दो यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम ये है, अब ये रजिस्टर है, इसके ऊपर मेरे को लिखना है कि ये 50,000 ओहम का, 50,000 ओहम का ये रेजिस्टेंस है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट, और ये बहुत छोटा है, तो फिर इसके लिए एक मेथड है, उसको बोलते हैं कलर कोडिंग। क्या बोलते हैं उसको? मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, छोटा सा रेजिस्टेंस था उसको बड़ा करके दिखा दिया। तो वैल्यू बताने के लिए, इसकी वैल्यू बताने के लिए हम इस पे कलर कोड करते हैं, मतलब इस पे हम 4 अलग अलग कलर दिखाते हैं। ये 4 कलर सिक्वेंशियली कैसे भी हो सकते हैं, पहले ब्लू भी हो सकता है, बाद में रेड भी हो सकता है। तो यू विल फाइंड कि टोटल आपको इस पे 4 अलग अलग कलर दिखेंगे। इसको बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ये जो पहले 2 कलर होते हैं, पहले 2 स्ट्रिप जो होते हैं, ये 2 डिजिट्स होते हैं। मैं बताता हूँ डिजिट का मतलब क्या। उसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लायर। तो पहले 2 कौन है? डिजिट्स। फिर मल्टीप्लायर मतलब 10 रेज टू पावर, और जो आखिरी होता है वो होता है टॉलरेंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस, पहले ये भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट के एक पर्टिकुलर ब्रांच में मुझे 100 ओहम का रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन मैं 10 जगह पे जाके आया, किसी के पास भी एग्जैक्ट 100 ओहम का रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जो रजिस्टर आते हैं ना, ये टॉलरेंस के साथ आते हैं। टॉलरेंस मतलब जैसे जैसे मार्जिन, मार्जिन रखना। अगर टॉलरेंस 10% है, किसी भी रजिस्टर का 10% का टॉलरेंस है, मतलब उसका वैल्यू ±10% ले सकते हो। मतलब 100 ओम है तो 90 से 110 यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इमेजिन मेरे पास एक सर्किट था, 95 ओम का रजिस्टर चाहिए था, नहीं मिला 95 ओम का, लेकिन मुझे मिल गया 100 ओम, और उस पर लिखा था ±10%। तो ये रजिस्टर कहाँ यूज हो सकता है? 90 से लेके 110 ओहम की रिक्वायरमेंट जहां भी होगी वहां लगा दो, तो 95 तो 90 110 के बीच में ही आता है ना। तो टॉलरेंस वैल्यू मतलब मार्जिन बेसिकली। तो कितने से कितने मार्जिन तक तुम यूज कर सकते हो उसको बोलते हो टॉलरेंस। अब ये कोडिंग है, इसको डिकोड करना है। डिकोड करना है मतलब इससे वैल्यू बाहर निकालनी है। लिखा है कि कितना ओहम है? नहीं, सिर्फ क्या दिया है? कलर दे दिए। तो कलर्स दे दिए, यहां से हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका एक मेथड है, एक टेबल बनेगा, उस टेबल में हर एक कलर को एक नंबर दिया जाएगा।
और हर एक कलर को एक मल्टीप्लायर दिया जाएगा, और कुछ कलर्स को, हर एक को नहीं, कुछ कलर्स को वहां पे एक टॉलरेंस वैल्यू एसोसिएट होगी। तो वो कैसा करते हैं वो अभी अच्छे से समझ लो। उसका एक पैटर्न है, सुना है क्या? यस, बताओ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आगे, आगे भी है, सिल्वर गोल्ड नो कलर। पहले यहाँ पे ध्यान दो, बी रॉय, बी अभी इसके आगे याद नहीं रहता, इसका मैंने बना लिया इसके आगे। बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ हु कीप्स ऑन आस्किंग फॉर सिल्वर गोल्ड, है ना? गोल्ड सिल्वर था कि सिल्वर गोल्ड था? पक्का? हु कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड सिल्वर बट गेट्स नथिंग। नो कलर मतलब नथिंग। तो ये आ गया गोल्ड, ये आ गया सिल्वर एंड नो कलर। है तो क्लियर? अब ये जो डिजिट्स हैं ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 5 6 7 8 9। बस रुक जाओ, अभी 10 11 नहीं आता है, 0 से 9 आता है। जो 0 से 9 यहाँ पे है वही वही सेम टू सेम सेकेंड डिजिट का, क्योंकि मैंने बताया पहले दो कौन है, डिजिट्स है। तो पहले दो के लिए सेम नंबर्स एसोसिएट हुए डिजिट्स, उसके बाद मल्टीप्लायर और भी इजी है। 10⁻0 मतलब 1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6। बस बस ब्रेक। टॉलरेंस, टॉलरेंस सिर्फ 2 3 कलर के लिए यूज होता है। पहले तो एक्चुअली सिर्फ 3 ही थे, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है प्लस माइनस, सिल्वर के लिए होता है, और इसके लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्यूरेसी बढ़ा, वैसे वैसे हम लोग टॉलरेंस भी कम कर पाए। तो अभी 1-2% वाले भी आते हैं, 0.5% वाले भी आते हैं, 0.25% के भी आते हैं। तो 0.5 और 0.25 आपको सिलेबस में नहीं है, आपको 1 और 2% वाले हैं। तो देखो 1 और 2% वाले दिए है क्या? ब्राउन इज 1% एंड रेड इज 2। हाँ, तो टॉलरेंस प्लस माइनस ही होता है। टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस ही होता है, सिर्फ प्लस या फिर माइनस नहीं होता है, राइट? तो ये बन गया आपका पूरा टेबल। इसमें से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी ये लिया ही है तो यही कर लेते हैं, रेड 2। तो पहला आ गया 2, समझ लो ये ब्लू है। क्या दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है ना? हाँ, तो ब्लू। ग्रीन, ग्रीन 10⁻2, और ये गोल्ड है, गोल्ड प्लस माइनस बराबर। हाँ, ओहम 5% के आगे नहीं लिखते, ओहम यहां लिखते हैं। तो 26 लाख ओहम का ये रेजिस्टेंस है विथ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 5%। तो ये स्कीम याद रखो, बीबी रॉय, बी रॉय, ऑफ का ओ सड़का दो, ग्रेट ब्रिटेन GB, हैज का एच हटा दो, वेरी गुड वाइफ VGW, कीप्स ऑन आस्किंग फॉर सब हटा दो, गोल्ड सिल्वर गेट्स नथिंग, GSN, गोल्ड सिल्वर नो कलर। 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, उतना ही मल्टीप्लायर का 10 का पावर बढ़ जाता है। अगर 0 है तो मल्टीप्लायर 10⁻0 है, अगर 1 है तो मल्टीप्लायर 10⁻1 है, राइट? और ब्राउन के लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 1%,
रेड के लिए +-2%, गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10% और नो कलर के लिए +-। ओके, तो अब इतना रिवाइज करके आना, कल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसको।